आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटिकल थ्योरी अर्थात राजनीतिक सिद्धांत का ये जो 7वां पार्ट है, जिसमें हम लोग वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी, जीडीसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, दिया है आर्थिक मानव की संकल्पना प्रस्तुत की है किसने? तो ये है एडम स्मिथ ने प्रस्तुत की है। फिर आगे दिया है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक है, तो ये भी एडम स्मिथ है। आगे लिखा है कि समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क एवं हृदय में रखता हूँ। यह कथन किसका है? तो राम मनोहर लोहिया का यह कथन है। आगे दिया है कि समाजवाद का अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ नहीं, तो यह कथन जो है बर्नार्ड शॉ का है। आगे दिया कि साम्यवादियों की कोई पितृ भूमि नहीं होगी, यह कथन जो है ये लेनिन का है। फिर आगे दिया कि व्यक्तिवादी विचारक राज को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह जो वक्तव्य है ये प्रमुखतः ये सत्य है, क्योंकि जो व्यक्तिवादी है वो आवश्यक बुराई मानते हैं, आवश्यक भी है और बुराई भी है, और अराजकतावादी जो है ये राज को अनावश्यक मानते हैं और बुराई भी मानते हैं, यानी कि राज का लोप कर देना चाहते हैं। आगे है कि मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है यद्भाव्यम। देखिए, ये मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है बल्कि यद्भाव्यम जो है वो व्यक्तिवाद से संबंधित होता है। आगे दिया कि नव उदारवादी समझा जाता है हेयक को। आगे लिखा है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की सही विशेषता क्या है? तो संघर्ष का दमन है। आगे है कि राज्य समाजवादियों के अनुसार राज्य का कार्य नहीं है, तो सामाजिक बुराइयों को दूर करना ये राज्य का कार्य नहीं है। आगे क्रांति के नव उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है वेबर। देखिए, क्रांति के नव उदारवादी सिद्धांत से जो है वो वेबर संबंधित है। एक मार्क्सवादी विचारक नहीं है, तो नोजिक जो है मार्क्सवादी विचारक नहीं है। आगे दिया है कि समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, समाजवादी में जो प्राकृतिक संसाधन उसका पूर्ण सदुपयोग होता है। पूंजीवादी में थोड़ा सा जो पूंजीपति लोग हैं या निजी लोग हैं वो लोग अपने फायदे में भी यूज कर लेते हैं। आगे दिया है कि वह मार्क्सवादी विचारक विचारक जिसको एक मेधावी सिद्धांतकार के रूप में वर्णित किया गया है, तो ये लेनिन को। आगे दिया है कि वस्तुतः समस्त समाजवादियों साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है। यह टिप्पणी जो दी है ये सी मैक्सी ने दिया है। आगे दिया कि जॉन लॉक को ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता है तथा उसका राजनीतिक दर्शन आधारशिला रखता है। यह है उदारवादी राज्य के सिद्धांत से। आगे दिया है कि व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है, तो ये कौन है? ये प्लेटो व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है, बल्कि प्लेटो हर चीज सारी व्यवस्थाएं राज्य के अधीन करना चाहता है, तो ये व्यक्तिवाद के नहीं बल्कि पूर्णतः एक समाजवाद या साम्यवाद के तरीके से माना जाता है। आगे लिखा है कि शास्त्रीय व्यक्तिवाद का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो नॉर्मन एंजर्स जो है शास्त्रीय व्यक्तिवाद का प्रतिनिधि नहीं है। आगे दिया कि ब्रिटिश फेबियनवाद फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक शिशु कहा गया है, तो यह श्रेणी समाजवाद को। आगे है कि व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण बुराइयों को अतिरंजित करता है, तो ये टिप्पणी की है किसने की है? तो ये गिलक्राइट्स ने की है। आगे है मार्क्सवाद और फासीवाद सहमत हैं। किससे सहमत हैं? तो सरकार के आधुनिकवादी लक्षण के विषय में सहमत हैं। आगे है कि संपेन सरबराह की अवधारणा को विकसित किया है, तो कार्ल मार्क्स ने किया है। आगे दिया कि उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? किसी साध्य के लिए क्या है? एक साधन है। आगे दिया कि फेबियनवाद तथा श्रमिक संघवाद के बीच का मध्य मार्ग जो है वो श्रेणी समाजवाद है। देखिए, फेबियनवाद और श्रमिक संघवाद के जो बीच का मध्यम जो मार्ग है वो श्रेणी समाजवाद होता है। आगे दिया कि श्रेणी समाजवाद का समर्थन करता है कौन? एक व्यक्ति जितने हित उतने मत, ये है। आगे है कि समाजवाद की वह विचारधारा जो मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करती है, तो यह है फेबियन समाजवाद। आगे
दिया है कि सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है। किसके निकटस्थ है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद के निकटस्थ है। आगे दिया कि उदारवाद समर्थन करता है किसके? राज्य के सीमित कार्य का समर्थन करता है। आगे दिया है कि वह कथन जो मार्क्सवाद की सही व्याख्या करता है तो है राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से क्या है? उत्पन्न होती है। आगे दिया कि इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन किया था? बोसांकी किए थे। ब्रेडले और ग्रीन ने किया था। आगे दिया है कि उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आसक्ति है। यह कथन जो है H.G. लास्की का अर्थात हेरल्ड जोसेफ लास्की का कथन है। देखिए आगे दिया कि उदारवाद से मेल नहीं है। उदारवाद से मेल नहीं है तो बुर्जुआ राज का ये मेल नहीं है। आगे दिया है कि उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किया था ग्रीन ने किया था। आगे दिया कि व्यक्तिवाद से संबंधित कथन है राज्य एक आवश्यक बुराई है। आगे दिया कि यूरो साम्यवाद शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय दिया जाता है तो एनरिको बर्लिगर को दिया जाता है। आगे दिया है कि उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र है। क्या क्या कार्यक्षेत्र? तो पहला दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित है। दूसरा न्याय प्रशासन और वह आक्रमण से रक्षा भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। आगे दिया कि साम्यवाद का विशिष्ट तत्व है उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व। आगे दिया कि वह विचारक जिसने परिवार संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी है तो एंजल्स ने लिखी है। आगे दिया कि आदर्शवाद आधारित है नैतिकता की प्रधानता पर आधारित होता है। आगे दिया कि उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया C.B. मैक्सफरसन ने। आगे दिया कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए छुटपुट समायोजनों के सुझाव सिद्धांत दिए किसने दिए? उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत ने दिए हैं। यहाँ पे उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेल है, सूची 1 है, फिर सूची 2 है, हैं? तो इसको मेल करना है। तो देखिए एक तरफ दिया है उदारवादी यानी कि उदारवाद ये जो है R.C. दत्ता से संबंधित है। आगे अराजकतावाद तो महात्मा गांधी से संबंधित है क्योंकि अराजकतावाद महात्मा गांधी अराजकतावादी भी कहलाते हैं। फांसीवादी प्रजातंत्र संश्लेषण दिया है S.C. बोस। फिर है समाज की प्रमुखता B.R. अम्बेडकर। दिया है आगे जर्मन और अंग्रेज उदारवाद का संश्लेषण जिस विचारक ने किया था वह है बोसांके। आगे दिया कि गांधी जी ने अपनी व्याख्या की है दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। आगे दिया कि सकारात्मक उदारवाद का विश्वास नहीं है। सकारात्मक उदारवाद का विश्वास नहीं है किसमें नहीं है? लघु राज्य में यानी कि मिनिमम राज्य में। आगे दिया कि नव उदारवाद विश्वास नहीं करता है तो स्टेटिजेशन में विश्वास नहीं करता है। आगे है कि आधुनिक उदारवाद के बारे में सही कथन है समूह के तत्व को मान्यता प्रदान करता है। दूसरा कमजोरों की रक्षा के लिए राज्य विनियमन का समर्थन करता है। आगे दिया कि एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक कौन है? लॉक। आगे दिया है कि एक समाजवादी राज्य बल देता है किस पे? आर्थिक समानता या आर्थिक सुरक्षा पर बल देता है। आगे दिया है साम्यवादी यह प्रतिपादित करते हैं कि समाजवादी राज्य अब तक के शोषकों का शोषण करेगा और उत्पादन तथा वितरण के संसाधनों का समाजीकरण करेगा। आगे दिया है कि उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन प्रस्तुत किया है कांट ने। व्यक्तिवादी विचारक जो गुण सापेक्ष समाजवाद का अधिवक्ता था कौन है? तो ये मिल है। आगे दिया है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन से संबंध नहीं है संपत्ति का अधिकार ये संबंध नहीं है। आगे दिया है कि रॉबर्ट नाजी के कार्यों को फिर खाली स्थान दिया है यहाँ पे सिद्धांत की तरह वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पे रॉबर्ट नाजी के कार्यों को स्वाधीनता का समर्थक सिद्धांत के तरह वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पे दिया कि लेनिन के द्वारा मार्क्सवाद के सिद्धांत और कार्यप्रणाली के लिए योगदान किया था। कौन किया था? वैनगार्ड पार्टी का सिद्धांत और उपनिवेशवाद के सिद्धांत विश्लेषण का। आगे दिया कि वह समाजवादी जिसको नैतिक समाजवाद की मानवतावादी परंपरा की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है तो विलियम मॉरिस ने। आगे दिया कि अहस्तक्षेपवाद के पक्षधर थे किंतु न्यूनतम राज्य के नहीं। कौन है? एडम स्मिथ है। आगे दिया कि राज्य के प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण की कमजोरी है। राज्य के प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण की कमजोरी है यह किसी भी संस्था को व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है राज्य के साथ जोड़ देती है। आगे है नौकरशाही को स्वार्थी और अकुशल बताते हैं तो कौन?
नव दक्षिणपंथी ये बताते हैं। आगे है नौकरशाही की भर्त्सना, खुलेपन और जवाबदेहिता की कमी के लिए करते हैं, तो ये है मार्क्सवादी। आगे दिया कि राज्य को पीछे धकेलो, राज्य को क्या करो, पीछे धकेलो। ये किस अवधारणा से संबंधित है, तो निजीकरण और उदारीकरण से संबंधित है। इसमें राज्य को पीछे ढकेल करके निजी व्यक्ति को आगे किया जाता है, यानी कि व्यक्ति को प्राथमिकता दिया जाता है और राज्य को दूसरे नंबर पर प्राथमिकता दिया जाता है। आगे दिया कि नव उदारवाद से संबंधित है एफ ए हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक। आगे दिया कि वह उपागम जो इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार व्यक्तिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद को। आगे दिया कि समाजवादी विचार का संबंध है किससे, आर्थिक समानता से संबंधित है। अगला है यथाभाव्यम सिद्धांत किससे संबंधित है, उदारवादी से संबंधित भी होता है और व्यक्तिवादी संबंधित भी है, यथाभाव्यम। आगे दिया कि वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किया है, स्पेंसर ने किया है। आगे है आदर्शवादी विचारक हैं, आदर्शवादी विचारक हैं हीगल। आगे दिया कि मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन था काल्पनिक चिंतन था। आगे है कि पारंपरिक पारंपरिक यानी कि क्लासिकल उदारवाद के जनक कौन है, जॉन लॉक। आगे दिया कि उदारवाद निश्चित दर्शन बना कब, 18वीं शताब्दी में। फिर आगे दिया कि एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है, क्या है, परिवर्तन की मूल सच्चाई क्या है, पदार्थ है। ये मार्क्सवादी समाजवाद का जो सिद्धांत का जो आधार है। आगे दिया है वह राजनीतिक सिद्धांत जो राज को एक आवश्यक बुराई मानता है, राज को आवश्यक बुराई मानता है, यानी कि ये उदारवादी मानते हैं। इसमें देखिए शास्त्रीय उदारवादी है दिया है। अगला समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति क्या हो गई है, नष्ट हो चुकी है, क्योंकि इससे इसे हर कोई क्या करता है, पहन लेता है। ये कथन जो है सीएम जोट का कथन है। आगे सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है किसमें, फांसीवाद में। अगला दिया है कि राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, ये विचार संबंधित है किससे, ये मार्क्सवाद से संबंधित है। आगे है उदारवाद का तत्व नहीं है, क्या है, समाज का समाजवादी ढांचा, ये उदारवाद का तत्व नहीं है बल्कि ये समाजवादी विचारधारा का तत्व माना जाता है। अगला है कि एक समाजवाद की विशेषता है, क्या है, सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व। समाजवादी विचार ये सार्वजनिक नियंत्रण यानी कि सबका नियंत्रण होगा और राज्य का स्वामित्व चलता है। आगे इसमें समाजवादी विचार का संबंध किससे है, आर्थिक समानता से संबंधित है। आगे है खाली स्थान दिया है, उसमें कुछ भरना है कि संसर्ग ने एम एन राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। देखिए माइकल बोरोडिन के संसर्ग ने एम एन राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। अगला दिया है कि उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच अभिसरण का उल्लेख किया है, किसने किया, अभिसरण सिद्धांत में। आगे है कि जर्मनी में तानाशाही प्रकार के शासन की स्थापना कब की थी, हिटलर ने किया था। कब किया था, तो ये 1933 में किया था, जब पूरी शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। लेकिन अगला दिया कि लोकतंत्र का विलोम है, क्या, अधिनायक तंत्र जो होता है वो लोकतंत्र का विलोम होता है। अगला है गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट मिचर्स ने। आगे दिया है कि वे अधिकार जो व्यक्तिगत नेतृत्व या प्रभाव की एक मिसाल के रूप में देखते हैं, एक गुण जो असामान्य रूप में प्रतिभाशाली व्यक्तियों के पास होता है, वे कहलाते क्या है, फांसीवादी कहलाते हैं। आगे राज्य को एक ऐसा साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है, ये तानाशाह ने। आगे दिया कि स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है, तो रॉबर्ट डहर नहीं है। देखिए मीन कैफ नामक जो पुस्तक लिखी था वो हिटलर ने लिखा था, एडोल्फ हिटलर इसका नाम है। देखिए फेबियंस ने की भूमिका को बेहतर करने के पक्ष में थे, किसके पक्ष में थे, तो प्रशिक्षित राजनीतिक नेताओं की भूमिका को क्या करने के, बेहतर करने के पक्ष में थे, कौन, फेबियन ने। अगला फेबियन समाज संबंधित था रूढ़िवादी दल से, रूढ़िवादी जो दल है उससे फेबियन समाजवाद संबंधित था। आगे है यहाँ पे दिया कि नागरिक समाज उपयुक्त नाम है, लोकतांत्रिक और क्रियात्मक समाज का नाम है। आगे है दिया कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अनेक उपकरण है, इसमें दो सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण है, इसमें कौन कौन है, आरंभक भी है और जनमत संग्रह भी है। आगे है विश्वव्यापी लोकतंत्रीकरण की तीसरी लहर की संकल्पना से संबंधित कौन है, सैमुअल पी हंटिंगटन। जो तीसरी लहर की संकल्पना सैमुअल पी हंटिंगटन से संबंधित है। देखिए प्रजातंत्र की सफलता यहाँ पर खाली स्थान है, अधिकार पर निर्भर करती है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस अधिकार पर निर्भर करती है, क्या, प्रजातंत्र की सफलता, यानी कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र जो होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित या उस पर निर्भर करती है। आगे है राजनीतिक कार्यकलाप,
राजनीतिक कार्यकलाप थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लंबा है। राजनीतिक कार्यकलाप में मनुष्य एक असीम और अथाह समुद्र में तैरते रहता है। वहाँ न बचाव के लिए कोई बंदरगाह होता है और न लंगर के लिए कोई था, न कोई प्रारंभिक स्थान होता है और न कोई निर्धारित गंतव्य है। ये उद्यम है, संतुलन में तैरते रहना है। समुद्र मित्र और शत्रु दोनों होता है। ये जो है उकसाट का एक कथन है। आगे दिया कि लोकतंत्र को समाजवाद को एक ऐसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक संभ्रांत व्यक्ति यानी कि एलिट की भर्ती व्यक्तिक योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों से भी की जाती है। यह जो बताया है टीवी बोटोमोर ने। आगे दिया है विमर्शी यानी कि विचारणात्मक लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? तो जहाँ राल्स जो है ये नहीं होता है, ये नहीं है। आगे है कि लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है, तो E.W. नीत्शे नहीं है। आगे है यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। यह कथन जो है गैटल का कथन है। आगे दिया है उदारवादी प्रजातंत्र। उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में प्रख्यात किया है फ्रांसिस फुकुयामा ने। आगे दिया कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है, संघात्मक संरचना नहीं है। आगे है हम एक प्रकार से इतिहास के अंत के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जात के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। ये जो विचार है वो फ्रांसिस फुकुयामा का है। आगे दिया कि प्रत्यायोजित लोकतंत्र विचार को प्रस्तुत किया था तो गुलेर्मो ओ डोनेल ने किया था। आगे दिया कि लोकतंत्र के दो विपरीत मॉडल एक है प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र को क्रमशः कहा जाता है औपचारिक और अनौपचारिक लोकतंत्र कहा जाता है। आगे है कि पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्र में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है क्योंकि मानवाधिकारों की रक्षा। आगे है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है रूसो ने, यानी कि लोकप्रिय प्रजातंत्र या प्रत्यक्ष। देखिए यहाँ पे दिया है कि लोकतंत्र की स्थापना के संबंध में राज्य और समाज दोनों एक दूसरे के क्या है पूरक हैं। यह तर्क जो दिया था नीरजा जैल ने। आगे दिया है कि निगमित लोकतंत्र के आधार के रूप में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं वयस्क मतदान के महत्व के बारे में बात की है। कौन? जयप्रकाश नारायण ने किया है। आगे दिया कि जैक्सोनियन डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र शब्दावली संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे दिया है कि वह विचारक जिसने राजनीतिक निर्णय लेने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति को संस्थागत व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है जिसमें व्यक्ति लोगों के वोट के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करते हैं, तो जोसेफ शुम्पीटर है ये। आगे दिया कि शास्त्रीय उदारवाद के सकारात्मक उदारवाद में परिवर्तन का परिणाम था कल्याणकारी राज्य। आगे दिया कि कल्याणकारी राज्य के लिए सकारात्मक उदारवाद का औचित्य क्या है? ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बढ़ाता है, ये विभिन्न वर्गों के बीच अधिक समानता लाता है और तीसरा है ये सामाजिक न्याय प्रदान करता है। अगला दिया है कि विमर्शी लोकतंत्र यानी कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी शब्दावली को गढ़ा है जोसेफ विसेट ने। आगे दिया कि कल्याणकारी राज्य द्वारा नागरिकों को न्यूनतम क्या जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए। आगे दिया है वह व्यक्ति जिसने कहा लोकतांत्रिक सरकारों को न्याय और अधिकार से संबंधित मतभेदों का सम्मान करने के लिए समझौता शामिल करना चाहिए, तो बार्टन ज्यूबैक है। आगे दिया है कि प्रजातांत्रिक संस्कृति में सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशा है। देखिए सुषुप्त श्वान सिद्धांत का जो आशा है वो निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। आगे दिया कि वह पुस्तक जिसमें कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था सिटीजन एंड चर्चमैन में। अगर ये कल्याणकारी राज्य का समर्थक था कौन? जवाहरलाल नेहरू कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे। अगर यह कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा। अगर यह कि कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? ग्रीन है। अगला विचारक है वह विचारक जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रस्तुत किया। कौन है? टी.एच. गिरियन अर्थात थॉमस हिल ग्रीन इसको कहा जाता है। कल्याणकारी अगला दिया कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सैद्धांतिक स्रोत क्या है?
मार्क्सोत्तर संशोधनवादी, मिल, ग्रीन और लास्की और ब्रिटिश समाजवादी विचारक हैं। यही स्रोत ने आगे दिया है कि एक राज्य जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? कल्याणकारी राज्य। ये कई बार रिपीट प्रश्न पूछा है, ये थोड़ा सा इधर उधर घुमा किया। आगे दिया कि एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है। एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में क्या होता है? बाधक होता है जनसंख्या अधिक। अधिक यानी कि जनसंख्या अगर अधिक है तो एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है, यानी कि जनता के अधिक से अधिक कल्याण संभव नहीं हो पाता अगर ज़्यादा जनसंख्या रहती है तो। देखिए, राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है। यह कथन जो है मैकाइवर का है। आगे दिया है कि कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है। यह पेटमैन का कथन है, पेटमैन। आगे दिया है कि प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक जिसने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य धारणा से कल्याणकारी राज्य की धारणा की ओर आकर्षित किया तो ये लास्की हैं। आगे दिया राष्ट्र राज्य की अवधारणा सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल है। देखिए, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और वाणिज्यिक क्रांति के सम्मिलन का प्रभाव है क्या? राष्ट्र राज्य। आगे दिया कि व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया है तो रोज क्रॉस ने। आगे दिया कि एक प्रथम राजनीतिक चिंतक जिसने हमारा ध्यान एक लोक कल्याणकारी राज्य की ओर अवधारणा की ओर आकृष्ट किया है तो ये लास्की हैं। ये भी रिपीट हुआ है प्रश्न। आगे दिया है कि कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है। किसका? उदार और समाजवाद का मिश्रण माना जाता है। देखिए, राज्य नहीं है। कौन? राष्ट्र संघ राज्य नहीं है, बल्कि राष्ट्र संघ एक राष्ट्रों का, कई देशों का एक संगठन बना था। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ उसके बाद से पेरिस शांति सम्मेलन जब हो रहा था वर्षा के संग, उसी में राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। लेकिन ये अपने उद्देश्य पे सक्षम नहीं हो पाए, अपने उद्देश्य की पूर्ति सही तरीके से नहीं कर पाए, ये विफल हो गया क्योंकि ये बहुत कमजोर था। तो ये राष्ट्रों का, देशों का संगठन है, ये राज्य नहीं है, कई देशों का एक संगठन। देखिए, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य क्या है? एक माध्यम है। आगे राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग जो है ये मैकियावेली ने किया है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? संप्रभुता है। आगे दिया कि आधुनिक युग में पुलिस राज की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कथन है। इसका कारण क्या है? कल्याणकारी राज्य का उदय हो गया तो पुलिस राज की अवधारणा क्या है? पुरानी पड़ गई है। आगे दिया कि इंग्लैंड में लॉर्ड बेबरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया वह था है कल्याणकारी राज्य। आगे दिया कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। ये जो कथन है लास्की का है, कई बार पूछ दिया है। सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय हुआ था रूसो के द्वारा, सहभागी लोकतंत्र। आगे दिया कि प्रजातंत्र के प्रकार को भारत ने स्वीकार किया था। प्रजातंत्र के लोकतांत्रिक गणतंत्र के जो प्रकार है उसे भारत ने स्वीकार किया है। देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र की विशेषता क्या क्या है, तो लोकतंत्र के कई विशेषता है, यहाँ पे दिया कुछ विशेषता। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है। फिर है लोकतंत्र सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, धर्म, रंग या कुछ भी हो। आगे देखिए, सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए। सर्व सुलभ वयस्क मताधिकार इसको कहा जाता है। आगे दिया कि राजनीतिक समानता का अर्थ है एक व्यक्ति एक मत, एक मत एक मान। आगे दिया है कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। ये परिभाषा जो है सीले का है। आगे दिया कि सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण धारणा का प्रयोग किया है रजनी कोठारी ने। आगे दिया कि 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रिया मूलक सिद्धांत पर बल दिया है R.A. डहन ने। आगे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी रचना जो है कार्ल जे फेडरिक की ये रचना है। आगे है कि लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत का प्रतिपादक है। लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो पेरेटो है, मोस्का है और मिचेल्स है। आगे दिया कि एक वोट देने की पद्धति भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जानी जाती है बहुल वोट पद्धति। आगे दिया है, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, क्या भरना है। यहाँ पे दिया कि इस विचार का समर्थन करता है कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो अपने भीतर की विभिन्नता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे विल किमलिका ने इस विचार का समर्थन करता है कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपने भीतर की विभिन्नता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये विल किमलिका का कहना है। आगे दिया है कि सूची दिया है, इस सूची को मिलान करना है, मिला हुआ। देखिए, प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत जो है J.S. मिल है।
प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत जो है जोसेफ शुम्पीटर हैं। प्रजातंत्र का अभिजन सिद्धांत मिचेल्स और प्रजातंत्र का आनुभविक सिद्धांत मैक्स फर्सन है। आगे दिया कि डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? सीबी मैक्फरसन। आगे दिया कि वह विचारक जिसने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया, सीबी मैक्फरसन। प्रत्येक विधिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है, ये विचार जो है ये रूसो का है। लोकतंत्र को एक जीवन शैली, अगला है लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है टीवी स्मिथ ने। आगे दिया है कि जनता का शासन एक कल्पना यानी कि मिथ है, कुछ लोगों का शासन हकीकत है। कोई इस विचार की वकालत की है कौन? अभिजनवादी। अभिजनवादी का मतलब जो इलीट वर्ग हैं, संभ्रांत वर्ग हैं या विशिष्ट वर्गवादी जो लोग हैं वो उनका ही है। आगे है शुम्पीटर तथा डहल द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति एक उपयोक्ताओं का उपभोक्ता है। आगे दिया कि लोकतंत्र के आदर्शपरक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये मैक्स फर्सन ने किया है। आगे दिया है कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार होती है। ये जो कथन अब्राहम लिंकन का ये भाषण दिया गया था, कहाँ दिया गया था? तो गेट्सबर्ग में। आगे दिया है प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति और सामान्य हित के प्रति। आगे मिलान है दिया कि लोकतंत्र का क्लासिकी सिद्धांत एडी लिंडसे, लोकतंत्र का कार्य विधिक सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत ये एंथनी डाउन्स और बहुतंत्र जो है रॉबर्ट डहल है। आगे है कि आधुनिक काल में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है क्योंकि आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या का व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है कहीं पर भी। यहाँ दिया कि राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादन था आर्थर बेल्टले। फिर दिया है आगे कि नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, यह कहा है हर्बर्ट मॉरिसस ने। आगे फिर मिलान है, एक तरफ लोकतांत्रिक सिद्धांत दिया है और एक तरफ विचारक है। देखिए लोकतांत्रिक सिद्धांत का जो संरक्षक लोकतंत्र है ये जेरमी बेंथम ने दिया है। विकासात्मक लोकतंत्र जे.एस. मिल, लोकतांत्रिक अभिजनवाद ये शुम्पीटर हैं और बहुलवादी लोकतंत्र जो है रॉबर्ट डहल हैं। यहाँ पर दिया है कि अगला प्रबोधन परंपरा में लोकतंत्र को एक आंगिक समुदाय के रूप में देखते हैं, तो कौन देखता है? ये मार्क्स देखते हैं। आगे एक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप है, एक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप जो है ये बहुलतंत्र है। आगे दिया कि सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य मुख्य रूप से एक हस्तक्षेपी राज्य है, ये सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिए। आगे दिया कि प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त स्वान सिद्धांत का आशय है निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद, ये रिपीट हुआ है। आगे दिया कि सुरक्षात्मक लोकतंत्र का एक सीमित सिद्धांत विकसित किया गया है जॉन लॉक के द्वारा। अगला है लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है, ये कथन जो है सीबी मैक्सफेरसन का है। आगे दिया है कि लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधारित है लोकतांत्रिक सिद्धांत पर। आगे दिया है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निर्माण में बाधा है निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली। आगे दिया कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, तो कौन है? टी.एच. ग्रीन ने किया, यानी कि थॉमस हिल ग्रीन ने किया है। आगे दिया कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है किसमें? जनता में। प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है, तो ये लोकतांत्रिक गणतंत्र, ये भी रिपीट हुआ है। अगला है कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच है, ये जो है बर्क का कथन है, बर्क द्वारा ये लिखा गया है। आगे है जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है, यह कथन जो है जेम्स प्राइस का है। आगे लोकतंत्र में दबाव समूह का प्रकार हित स्पंदन है, यहाँ पर रहेगा दबाव समूह। आगे देखिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया, कौन किया है? रूसो ने किया है। अगला है कि एक ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों को विस्तृत स्तर सामाजिक सीमाएं, देखिए कल्याणकारी राज्य, कई बार ये रिपीट हो चुका है। आगे है एक ओर साम्यवाद तथा दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच समझौता है, क्या है? कल्याणकारी राज्य। आगे दिया है कि किसी भी प्रकार के मानवोचित एवं गतिशील समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करता है कल्याणकारी राज्य। आगे दिया लोकतंत्र शासन के लिए आवश्यक है भाषण की स्वतंत्रता, ये बहुत आवश्यक है।
आगे दिया कि जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। आगे दिया है प्रजातंत्र व शासन पद्धति है, प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है, किसमें, जनता में। अगर ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है, ये दबाव समूह जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है। आगे दिया कि डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, ये जो पुस्तक है इसके लेखक जो है ये माइक आइवर हैं। अगले दिया है कि यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। ये जो कथन है ये अरस्तु का कथन है। देखिए अगला दिया कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एक लक्षण नहीं है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के। अगर दिया कि ये न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह माओ त्से तुंग। ये न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक माओ त्से तुंग। आगे दिया कि लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहा है, कौन कहता है, टेली रैंड ने कहा है। आगे दिया है इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। लोकतंत्र संबंधी यह विचार जो दिया है ये C.D. बर्न्स का है। आगे दिया कि लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता में के रूप में वर्णित किया है, ये टाकविले ने किया है। आगे दिया आधुनिक लोकतंत्र का वर्ण बहुतंत्र के रूप में किया है। तो कौन किया है, ये रॉबर्ट डहल ने किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों ने ये सारे जो इसमें वन लाइनर दिया है इसको आप लोग एक बार नहीं बल्कि कई कई बार आप लोग देख लें, जो बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।